के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। हमारे आज के सरगम के सितारे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार जेपी कौशिक। कौशिक साहब, हमारे इस प्रोग्राम में और विविध भारती के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार जनाब। जेपी कौशिक के नाम से आप मशहूर हैं और चर्चित रहे हैं। हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। मेरा पूरा नाम जगफूल कौशिक है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हरियाणा और शहर का नाम रोहतक है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी थी। अच्छा। आई वॉज इंजीनियर। हाँ हाँ। तो उसके बाद म्यूजिक का इतना शौक रहा है। हाँ जी। तो मैं वहाँ भी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस के दौरान भी मैं म्यूज़िक स्टडी करता रहता था और डेवलप करता रहता था। मैं इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही अपने आप ही मैंने इधर उधर से थोड़ा सीख सीख के वायलिन मैंने ज़्यादा स्पेशलाइज किया था। और फिर उस्ताद अली अकबर साहब से मेरी मुलाकात हुई जब मैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे था। अच्छा। तो उन दिनों ये जोधपुर में थे, जो अली अकबर साहब अब अमेरिका में हैं। जी जी। तो फिर उन्होंने मैं जो भी क्लासिकल म्यूजिक जो मैं अपने आप ही पिकअप किया था उसको भी सिस्टमाइज किया और उनसे आगे उनसे ही मैंने क्लासिकल की तालीम उनसे ही सीखी। एयरफोर्स में कितने साल रहे आप? मैं एयरफोर्स में मेरा ख्याल है तकरीबन 15-16 साल तक रहा। और फिर तो ये जो संयोग आपका फिल्म इंडस्ट्री के साथ में कैसे हुआ? ये एक्चुअली वहाँ आफ्टर वर्किंग आवर्स एयरफोर्स में यही था कि मेरा शौक तो एक तो जिम्नेजियम में था, तो वर्जिश की तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता था। और दूसरा म्यूजिक में, तो म्यूजिक की वजह से हम एवरी 2-3 मंथ्स वी यूज्ड टू मतलब चाहे कभी वैरायटी शोज किया, कभी ड्रामा किया, तो वो म्यूजिक का तो सब इंचार्ज मैं ही था। प्लस मुझे पता नहीं सबको सिखाने का मेरा बहुत अच्छा मन रहता था, क्योंकि मैं कहीं भी होता था, मैं कोई ट्यूशन नहीं करता था, लेकिन कोई भी जिसमें कोई भी टैलेंट देखता था मैं उसे थोड़ी सिखाने की कोशिश करता था हमेशा। तो इस वजह से वहाँ पे म्यूजिकल क्लब जो होती हैं इंडियन एयरफोर्स हर जगह वो थी, हर स्टेशन पे। तो मैं इन एक्टिविटीज़ में रहता था। तो कुछ मेरे दोस्त जो बंगाल के और बम्बई के कोलीग्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो इतना यानी कंपोजिंग करते हो, क्योंकि मैं जो वैरायटी शोज करता था या ड्रामा करता था तो मैं फ्रेश गाने उसके लिए बनाता था विदाउट नोइंग कि ये इसकी कुछ कमर्शियल अहमियत है या कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। मेरे कुछ मन से ही मैं कुछ ऐसे करता था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे हमेशा ये कहा कि यू शुड गो टू फिल्म इंडस्ट्री। तो तब मुझे कुछ एहसास ऐसा हुआ। तो फिर मैं हर साल यहाँ बम्बई आके मैं मेरी एनुअल लीव 1.5-2 महीने के करीब मैं बम्बई में रहता था। तो जयदेव मेरे गुरु भाई थे और SD बर्मन, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स ऐसी प्राइवेट कैपेसिटी में अटेंड करता था। तो यही वजह रही कि मैं जब एयरफोर्स से रिज़ाइन किसी तरह करके आया तो मैं किसी का असिस्टेंट नहीं बना, तो स्ट्रेट वे मुझे जो फिल्म से शुरुआत मेरी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हुई। और मुकेश साहब ने मेरी कंपोजिशन पहले 2 गीत गाए, ताकि प्रोफेशनली, क्योंकि किसी को जाके मैं कहूँ कि भाई मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो वो तो पूछेगा ना भाई क्या म्यूजिक डायरेक्टर किस तरह। तो एक ये मैंने ऐसा सोचा कि सिस्टम एक होना चाहिए, तो मैंने इस तरह अप्रोच किया। शहर और सपना शायद आपकी पहली
फिल्म रही। तो एक शहर वैसे ही मुंबई है जहां पर सब अपने सपने पूरे करने आते हैं, और इस शहर में आपका भी लगातार आना जाना होता रहा। जैसे कि आपने कहा कि संगीत से आपका प्रोफेशनल फील्ड से भी आपका जुड़ाव तो था ही, और ये फील्ड आपके लिए नया नहीं था। ये फिल्म शहर और सपना आपको कब मिली, कैसे मिली, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं जब इंडियन एयरफोर्स छोड़ के आया तो मैंने जो अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स जो सोचता था मैं, जिनको उनको ही मैं मिलता था। मतलब चंद जो गिने चुने लोगों को ही मैं मिलता था। तो उनमें अब्बास साहब भी थे, के अब्बास साहब, के अब्बास। और राइटर्स के साथ मेरा खास प्यार कुछ रहा है बचपन से ही। मैं राइटर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखता रहा हूँ। तो यहाँ आते ही, अच्छा उन दोनों प्रोग्रेसिव मूवमेंट राइटर्स की भी बहुत चल रही थी, तो मेरे भी ज़ाहिर ख्याल तो उस तरफ थे ही। तो उसकी वजह से मैं जितने के अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, कैफी आजमी, सरदार जाफरी और जितने भी ये राइटर्स है, मुखराम शर्मा जी, और ये सब से मैं बहुत मिलता जुलता रहता था। के ए अब्बास साहब यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। हाँ बिल्कुल। तो उनको मैं जब पहली बार मिला तो मैंने कहा मैं इसी तरह, जो वो मुकेश का जो मैंने पहला रिकॉर्ड किया था वो मैंने उनको भी दिया, एक ऋषिकेश मुखर्जी को दिया, एक मोहन सहगल को दिया, और शायद एक आध को और दिया हो मैंने, और किसी को नहीं वो प्रेजेंट किए रिकॉर्ड्स। तो मैंने कहा भाई ये मेरी प्रोफेशनल एंट्री है, मैं इस तरह। तो मुझे ऋषिकेश मुखर्जी ने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो शहर और सपना मुझे कैसे मिली, क्योंकि मैं मनमोहन कृष्ण जी को पहले से ही जानता था। तो मैं एक दिन उनके घर गया, जो चरित्र अभिनेता के रूप में। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो एक्चुअली संगीत भी सीखते रहते थे। तो मेरी उनसे पहले से वाकफियत थी, तो वो तो एक लंबी कहानी हो जाएगी वाकफियत कैसे थी। तो खैर मैं बम्बई में आया तो उनके पास मैं मिलता रहता था। तो एक दिन मैं जब गया तो वो मुझे गा के उन्होंने कुछ सुनाया, ये शाम भी कहाँ हुई, ये नज़म उन्होंने सुनाई। तो कहने के कैसे लगी, मैंने कहा अच्छी है, आप महफिल में। मैंने कहा ठीक है। कहेंगे नहीं ये महफिल के लिए नहीं है, ये तो फिल्म के लिए है। तो मैंने कहा भाई फिल्म के लिए तो ये नहीं चलेगी, इस तरह ट्यून थोड़ी चलती फिल्म के लिए। तो कहने लगे फिर कैसे। मैंने कहा नहीं कौन सी फिल्म की है। तो उन्होंने कहा इस तरह के अब्बास साहब की है। तो मैंने कहा अब्बास साहब की है तब तो मैं कर देता हूँ। उन्होंने मुझे हारमोनियम दिया एंड मैं उसको वो ट्यून एकदम कर दिया। फिर 2 दिन तक उसको रिहर्सल कराया। तीसरे दिन इन्होंने, जब तक मनमोहन जी ने मुझे नहीं बताया कि ये अब्बास साहब को मैंने बता दिया है कि आपने ट्यून किया है या, तो उन्होंने अब्बास साहब को बुलाया। तो वो सुना तो अब्बास साहब मुझसे पूछने लगे। उनको नहीं पता था कि मैंने ही कंपोज किया हुआ है। फिर बाद में अब्बास साहब ने मुझे वो फिल्म दी। ये शाम भी कहाँ हुई, ये शाम भी कहाँ हुई, शाम भी कहाँ हुई। पत्थरों की बस्ती है, पत्थरों का जिंदा है, पत्थरों की दीवारें जिनमें कैद इंसान है, पत्थरों की सेजें हैं, पत्थरों का बिस्तर है, पत्थरों के तकिए हैं, पत्थरों की चादर है। नींद और सपने भी पत्थरों में ढलते हैं, पत्थरों के सीने में कितने पाप पलते हैं, कितने पाप
पलते हैं। शाम भी कहाँ हुई, ये शाम भी कहाँ हुई, शाम भी कहाँ हुई। लेकिन ये फिल्म आपकी जिंदगी में एक सुबह बन के आई थी। इसके बाद फिर दूसरी फिल्म कैसे उसके आई? बाद मैंने के अब्बास साहब की तो लगातार फिल्में, मैंने कई फिल्में, फीचर फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज, वो जितनी भी बनाते थे मैं सबका म्यूजिक मैं ही करता था। और मतलब ये था हमारा घर, आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, सात हिंदुस्तानी जो अमिताभ की भी फर्स्ट फिल्म है, तो वो सब, और एक टेल ऑफ फोर सिटीज डॉक्यूमेंट्रीज थी, और बहुत सी उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जो भी होती थी सब मैं करता रहा। फिर बाद में तो ये सफ़र और थोड़ा लंबा हुआ, राजेंद्र सिंह बेदी साहब की एक फिल्म आंखें देखी भी की। कौशिक साहब, पहली फिल्म का जो अब आपने म्यूजिक तैयार किया, कितने रुपए मिले आपको? नहीं, ये तो आप खैर सुन के हैरान हो जाओगे कि शहर और सपने का कंप्लीट म्यूजिक में खर्च जो है ना 5000 था, जो कि किसी को यकीन नहीं आता उन दिनों। वैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया डेफिनेटली कि 2.5 शिफ्ट में सारा बैकग्राउंड म्यूजिक सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख है कि के अब्बास साहब एक्चुअली ये लीक से हटके ये फिल्म बनाने वाले, मैं तो सोचता हूँ पहले ही डायरेक्टर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने धरती के लाल बनाई थी, उसमें खैर मेरा म्यूज़िक नहीं था, लेकिन मेरे गुरु समान जो पंडित रविशंकर जी का म्यूज़िक था, तो वो कलकत्ता में जब फेमिन हुआ था वो उसके बारे में था। तो उन्होंने ये इस किस्म की फिल्में बनानी शुरू की थी। और शहर और सपना, जैसे वो मैंने फिर शहर और सपना, हमारा घर, आसमान महल, ये जितनी और फिल्में हैं वो उन्होंने नॉन स्टारर फिल्म्स और इस किस्म की फिल्में लीक से हटके जो बनती हैं उन्होंने शुरुआत की एक्चुअली। लेकिन मुझे दुख एक चीज़ का होता है, डेफिनेटली है, वो मैं दावे के साथ कहूँगा कि उनका नाम इतना नहीं लिया जाता जितना कि वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। वैसे भी कौशिक साहब वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इब्टा के साथ में उनका गहरा संबंध था। बहुत नामी पत्रकार रहे और उनके बहुत सारे स्तंभ जो हैं पढ़े जाते रहे। और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्मकार के रूप में उन्होंने जो भी फिल्में दी उनका एक अलग स्थान है। बहुत सारे नए कलाकारों को उन्होंने मौका दिया। और जैसे कि आज अभी आपने जिक्र भी किया कि कहा जा रहा है कि मिलेनियम के जो स्टार हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनको भी ब्रेक मिला साथ हिंदुस्तानी से। कैसा लगता था? आपने तो उनको बहुत करीब से देखा है, उनके बहुत सारे रूप देखे हैं आपने। एक कलाकार जो होता है जब अपनी रचना धर्मिता में खोया होता है, एक रचनाकार के रूप में कैसा पाया उनको आपने? उनके एक्चुअली अलग अलग पहलू हैं, मैं दो चार का जिक्र करूंगा। और क्योंकि टाइम है अच्छा, तो मैं इसको मतलब डिटेल में आपको कई चीज़ें बताता हूँ कि एक बार जैसे ओरिजिनलिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं किसी का म्यूज़िक कहीं से चुरा के उसको मैं यूज़ करूँ। तो इसकी एक मिसाल थी, जब ये बम्बई रात की बाहों में मतलब बन रही थी, तो उन्होंने ये, जैसा कि बम्बई रात की बाहों का टाइटल है, तो मुखड़ा तो हमने ऐसे ही लिख लिया था छोटा सा, मतलब सेंटरिंग अराउंड बम्बई रात की बाहों में। उसके बाद में अब्बास साहब ने कहा कि अंतरों में मुझे ये थॉट्स चाहिए, तो उन्होंने कोई 18-20 सेंटेंसेस लिख लिए, अलग अलग फिक्रे, वो अलग अलग वज़न में। वो तो उन्होंने थॉट्स समझाने के लिए किए थे। और मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया, मैंने वो सभी वैसे ही ट्यून कर दिए। तो वैसे ही फिर सरदार जाफरी, ऑल अलोंग, शहर और सपना, हमारा घर, आसमान महल, वही लिरिसिस्ट थे हमारे साथ, तो उसमें भी उनको ही लिखना था। तो वो आए, उनके साथ सिटिंग हुई, तो मैंने वैसे ही उनको सुना दिया, अब्बास साहब और जाफरी साहब और मैं।
तो जाफरी साहब बोले, कौशिक साहब मेरे घर आना, मैं आपको कुछ इंग्लिश रिकॉर्ड सुनाता हूँ, तो आप सुन के कुछ वैसे करिए। तो मैं खामोश रहा, मैं कुछ बोला ही नहीं। अब्बास साहब भी खामोश। तो उसके बाद अब्बास साहब ने वो खामोशी तोड़ी और वही कहने लगे, जाफरी साहब आप कौशिक साहब को ये तो बोल नहीं सकते कि आप ये कॉपी करें कहीं, तो ये तो करेंगे नहीं। तो ये बात यहीं ख़त्म हुई। जाफरी साहब को उसी दिन कहीं रशिया जाना था, तो ये तय हुआ कि वो आ जाएंगे जब वो आगे काम करेंगे। तो लेकिन इन द मीन टाइम वो अनवर अजीम उन दिनों ये उर्दू ब्लिट्स के एडिटर होते थे, उसके साथ सब एडिटर ये हसन कमाल जो आजकल लिरिसिस्ट हैं और राइटर हैं वो होते थे। तो अनवर अजीम अब्बास साहब के पास आया, मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा आप नए कलाकारों को ब्रेक देते हो तो पोइट्स को क्यों नहीं देते, शायर क्यों नहीं नए। तो उन्होंने कहा कौन, कोई है कोई, तो उन्होंने हसन कमाल को कहा। अच्छा, उसी दिन वो जाफरी साहब तो चले गए, तो अब्बास साहब बोले कि शायर को मैंने टेलीफोन किया है तो शायर से लिखवाते हैं लिरिक्स। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो शायर वैसे तो दोस्त थे ही, हम मिलते तो रहते ही थे आपस में। तो इन द मीन टाइम जब अनवर अजीम ने ये कहा और नए पोइट का जिक्र किया, तो अब्बास साहब मुझसे पूछने लगे, क्योंकि हम तो शायर साहब से मिलने वाले थे इस बात में। तो मैंने कहा ठीक है, कौन अगर कोई डिजर्व करता है तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो दैट्स हाउ ये अमल हसन कमाल को भी ब्रेक मिल गया। और ये कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ओरिजिनलिटी में और नए लोगों को चांस देने में इतने मतलब उनका दिल बहुत बड़ा था, और इसी वजह से सब नए नए लोगों को जितना भी वो कर सकते थे वो किया। एक बार फिर से उनको बताना चाहेंगे कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है सरगम के सितारे, इसमें हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार जेपी कौशिक साहब। ये तो समझ में आया कि अब्बास साहब जो थे उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए अपने फिल्मों को लेकर के, विषयों को लेकर के, और उस दौर में जब सिनेमा जो था या तो बहुत ही मैथोलॉजिकल और बड़ी सोशल किस्म की पारंपरिक चीजों को लेकर के केंद्रित था। ऐसे में उस ट्रैक को चेंज किया उन्होंने। और जब आप एक प्रयोगधर्मी फिल्मकार के साथ काम करते हैं तो संगीत में भी कुछ प्रयोग, जैसे वाद्यों को लेकर के हो सकता है, सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, आसपास के ध्वनियों को लेकर के कोई प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह का कुछ आपने बैकग्राउंड म्यूजिक में या फिल्म के गीतों में? इसमें एक्चुअली मैंने बहुत कुछ किया है और वो बिल्कुल ओरिजिनल किया है। मसलन एक तो मुझे याद आता है, हाँ, हमारा घर एक फिल्म थी जो बच्चों के लिए अब्बास साहब ने बनाई थी। उसमें चले हवा पुरवाई, तो एक नए सिंगर को मैंने ब्रेक दिया, विजया मजुमदार, और उसमें ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट, और जितना एंटायर ऑर्केस्ट्रेशन जो है ना वो सिर्फ नेचुरल इफेक्ट्स से है। और नेचुरल इफेक्ट्स जैसे हवा और समंदर की सर्फ की आवाज़, फिर परिंदों की चहचहाट और क्लाउड्स की आवाज़, इस तरह करके वो गाना मैंने किया है। तो वो गाना भी आप न होना, कभी निराश न होना, दुनिया खेल खिलौना खिलौना खिलौना, चले हवा पुरवाई, चले हवा पुरवाई, ओहो चले हवा पुरवाई। श्रोताओ, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज के हमारे सरगम के सितारे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार जेपी कौशिक। कौशिक साहब, आप राजेंद्र सिंह बेदी साहब के संपर्क में आए तो
ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के, तो फिर आपने अली सरदार जाफी साहब का नाम लिया, और ऐसे तमाम, और साहिल लुधियानवी साहब का नाम लिया। जाहिर है कि तमाम बड़े नाम हैं और इन सब का योगदान बहुत ही अनमोल भी है। आज वो बात हमें फिल्म संगीत में एक तरह से एक वैक्यूम सा दिखाई देता है, नजर नहीं आती। क्या ऐसे कद के लोगों की वजह से ही फिल्म संगीत, फिल्में और उनकी कहानियां बहुत उस सर्वोच्च शिखर को छू पाएं, उत्कृष्टता को पा पाएं, जिसकी कमी हमें आज महसूस होती, संगीत में भी, कविता में भी, फिल्मों में भी? हाँ, ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल है ये जवाब देना, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ वक्त की कुछ चाल ऐसी है कि किसी को सोचने का टाइम ही नहीं है, और कुछ उस कंफ्यूजन में जो भी कुछ सामने आता है वो कोई कर बैठता है और वो लोगों को पसंद आ जाने लगता है। और लेकिन म्यूज़िक में जहाँ तक जो आजकल ज़्यादा लाउड म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और लग गए हैं, लेकिन ये इवेंचुअली फिर चेंज आएगा और आहिस्ता आहिस्ता मिठास की तरफ, मेलोडी जो अपने म्यूज़िक की एक ख़ासियत है, अब अपने म्यूज़िक की क्या, हर म्यूज़िक की एक्चुअली ख़ासियत है, तो ये दोबारा ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन वो तो नहीं हो सकता कि जो बिल्कुल हमारा 30 साल पहले या 40 साल पहले या कुछ था, लेकिन कुछ उसके तत्व ज़रूर डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि नहीं तो अभी जिस तरह अब किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो भी इस तरह महसूस करने लग गए हैं कि वो जो लाउड म्यूज़िक बहुत देते थे ना, वो लाउड के 2-3 फ्रेज कह के फिर वो उसमें ऑर्केस्ट्रे में बिल्कुल मिठास का वो ट्रेंड चेंज ले आते हैं। तो ये इसकी इंडिकेशन है कि ये फ्यूचर में उनको भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि ये डेफिनेटली जो है ना, मेलोडी जो है ना वो ही कामयाब रहती है। हाँ, म्यूज़िक का एक तो है कि जैसी सिचुएशन है वो तो एक अलग बात है, उस किस्म का गाना अगर लाउड म्यूज़िक की ज़रूरत है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक अपना संगीत है और अपना हिंदुस्तानी संगीत है, उसमें मेलोडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना पार्ट है, और उसके बगैर जो है ना वो उसमें बात पता नहीं, हमें तो नज़र नहीं आती। लेकिन आजकल बच्चे वो कुछ देर तक वो डांस करने लग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, लेकिन वो कितनी दिन चलता है, तो कुछ थोड़े दिन के बाद फिर कुछ और कुछ हो जाता है। तो इसका वैसे लेकिन जवाब देना बहुत ही मुश्किल जवाब है। जेपी कौशिक साहब, हमने सुना है कि आपके सुपुत्र जो हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, और एक फिल्म में वो काम भी कर चुके हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। वो तो बहुत अच्छा टैलेंट है, नाम सुनील कौशिक है। पहले तो जितने आर.डी. बर्मन के, फिर कल्याण जी के और बहुत से मुख्तलिफ बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, सब उसमें किसी में इलेक्ट्रिक गिटार, किसी में 12 स्ट्रिंग गिटार, वो बहुत गानों में उसने बजाया है। बाद में अब वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरफ उसका बहुत ध्यान है, तो बहुत सी बड़ी बड़ी फीचर फिल्म्स के वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करता है, और अभी कुछ बहुत से सीरियल्स में उसके लगातार म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक आता रहता है, टाइटल म्यूज़िक आता रहता है। तो आजकल वो गिटार के लिए किसी के पास जाता वाता नहीं। तो बाहर भी वो होके आया बहुत बार, ये किशोर कुमार के साथ, रफ़ी साहब के साथ स्टेज प्रोग्राम्स के लिए। उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया था। हाँ, वो बचपन में वो अब्बास साहब की जो फिल्म थी जिसमें मेरा ही संगीत था, वो थी हमारा घर, उसमें भी वो बहुत अच्छा। और बाद में एक बंगाल का एक ये डायरेक्टर आया था, वो उसने अब्बास साहब की फिल्म देखी थी, तो वो उसको कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें एक हिंदी फिल्म में चांस देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बंगाल लेके जाना चाह रहा था उसको शूटिंग के लिए। तो विच आई डिडंट लाइक, मैंने कहा नहीं, इसकी पढ़ाई होनी ज़रूरी है। कौशिक साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात चल रही थी, और कहते हैं कि ना हर एक जिसकी पृष्ठभूमि बड़ी साउंड होती है वो बड़ा साउंड होके निकलता है। तो कहते हैं कि फिल्म के पूरे प्रभाव को आगे बढ़ाने में, फिल्म की पकड़ को बनाए रखने में और दर्शक की दिलचस्पी बनाए रखने में उसका बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि सीन
इतना अपलिफ्ट हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक से। एक दिन बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, एक दिन अब्बास साहब और हम सारी यूनिट, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की फिल्म्स थी, वो रिलीज होती थी। अब्बास साहब का ऐसा था कि वो हम सारी यूनिट को सब ले जाते थे, जो जो नई नई फिल्में आती थी। तो एक रशियन फिल्म थी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं, ना इफेक्ट ना कुछ। तो हम सोचे, मैंने कहा ये तो हमारे से भी आगे निकल गए, ये तो इतनी रियलिटी में जा रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। तो बाद में अब्बास साहब वो अब्बास साहब भी जब पिक्चर खत्म हो गई तो बाद में अब्बास साहब से मैंने कहा, ये अब्बास साहब ये ट्रैक लगाना ही भूल गए या क्या, मुसीबत क्या है, ये तो इसमें कहीं ना तो इफेक्ट है ना म्यूजिक ट्रैक है। मैंने कहा ये तो हमारे से भी आगे निकल गए। तो वो भी हंसने लगे। तो एक्चुअली जब तक बैकग्राउंड उसमें नहीं जोड़ा जाए, वेदर बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड साउंड्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का, एक्चुअली तो ये भी साइलेंस जो है ना, दैट आल्सो प्लेज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो वो भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक का हिस्सा मानता हूं मैं। तो उसकी तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें कोई शक नहीं कौशिक साहब की खामोशी भी अपने आप में कभी कभी संगीत की तरह लगती है। सबकी सांझी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संगीत की जो विरासत है उसको बचा के रखें, उसकी खूबसूरती को, उसकी मौलिकता को। बदलाव सारी दुनिया में होता है और वो वक्त का तकाजा भी, आप उसको रोक नहीं सकते, उसके प्रभाव को, उसके दबाव को। बहुत सारे दबाव पड़ते हैं, चीज़ें बदलती हैं, उनका रूप बदलता है, कभी कभी उनमें विकृति भी आती है, पुराना रूप छोड़ करके नया रूप धरती हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे संगीत के साथ में भी ऐसा हुआ है। हमारी फिल्म का पूरा चेहरा ही बदल गया है। आप का जो ज़माना था, उस दौर में जिस तरह की फिल्में बना करती थी, अब बिल्कुल ही वो चेंज हो गया वो चेहरा। तो ऐसे में संगीत की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आजकल साहब वो सिंथेसाइजर एक लगा दीजिए, साजिंदों की क्या ज़रूरत है, बस इधर एक प्लग लगाया, उधर रिकॉर्डिंग मशीन के साथ में एक प्लग लगा दिए, सारा का सारा जो है आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हर चीज़ जो है ना, हर जगह फिट नहीं हो सकती। अब अगर किसी को रूहानी संगीत सुनने को मन करता है, जो थॉटफुल आदमी हो, तो उसको जाहिर है ये जो आजकल का म्यूजिक है वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ये लोगों की जो बेचैनी है, शायद वो बेचैनी को मारने के लिए उनको लाउड म्यूजिक कुछ ठीक कुछ हद तक समझ में आता हो, लेकिन इवेंचुअली फिर ज़रूरत महसूस होती है कि वो उतने शोर शराबे के बाद वो कहीं ना कहीं फिर खामोशी से कुछ देर रहना चाहे। तो इसलिए ये जिंदगी के बस कुछ चेंजेस हैं जो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप से भागते और जिंदगी से पलायन करते आदमी के लिए, चेहरा छुपाने के लिए, सिर छुपाने के लिए लाउड संगीत? सिर छुपाने के लिए तो नहीं, लेकिन डिफरेंट वर्डिंग्स में ये कहा जा सकता है कि ये कुछ ऐसा ही है, अपने से छुपता है आदमी, क्योंकि अंदर जो आत्मा में झांक के देखेगा तो उसको शांति के सिवाय किसी जगह और शांति मिल ही नहीं सकती। तो शांति के लिए एक्चुअली म्यूजिक चाहिए, तो सूदिंग म्यूजिक चाहिए। कौशिक साहब, किसी नए गीत की रिकॉर्डिंग की बात करें मान लीजिए, तो कई बार तो ये होता कि वो खोजना पड़ रहा है, बहुत दिन लगातार लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, वो बकायदा उसको ये एक रिजेक्ट की धुन उसने, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी पे जाके वो उसको लगता है कि अब कुछ बात जो है वो निकल के आई है। तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ कि कई बार बहुत मशक्कत करनी पड़ी है और कभी एकदम अचानक से धुन जो है वो सूझ गई है ऐसे ही? वैसे इसका कोई सेट रूल तो कुछ है नहीं, लेकिन मैंने जिस तरह अपने बारे में महसूस किया है कि मैं तो ऑलमोस्ट, अगर जो पहले लिरिक्स फर्ज को लिखा हुआ लिरिक पहले लिखा हुआ है तो मैं उसको ट्यून स्ट्रेट वे मैं करना शुरू कर देता हूँ। तो 99% तो मैं उसी ट्यून से मुझे ठीक लगता है, लेकिन मैं वहीं बैठता नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद फिर 15-20 ट्यून्स और भी बनाता रहता हूँ। तो उससे क्या है, कई चीज़ें यानी गेन होती हैं कि एक तो ये है कि हो सकता है जो मैंने पहले किया उससे और भी अच्छी कोई चीज़ बन जाती है, और बहुत बार इस तरह नहीं भी होता तो भी वो जो दूसरी जो एक ब्रेन एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो बाद में भी ये वही धुनें वो बाद में किसी जगह और डिफरेंट शेप में काम में आ जाती हैं। तो एक इसका कोई सेट रूल नहीं कि पहले एकदम पहली धुन ठीक हो या
बाद में ठीक हो। धुन का एक ट्रैक है, वही समझ में आ रहा कि ये धुन इस तरह से जाएगी ऐसे, जैसे वो कहते हैं कि नक्काशी या वो कसीदा होता है जो किया जाता है, बारीक काम जिसे कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी मुर्गी, यहाँ एक बांसुरी का इतना सा पीस आया और यहाँ एक झाला लगा दिया, यहाँ फिर थोड़ा सा सुरबहार का एक छौंका दे दिया। इस तरह की जो बातें हैं, जो ये जो छोटे और बारीक काम, थोड़े से मसाले डाले जाते हैं, ये काम जो है ये कब होता है? जब आप धुन सोच लेते हैं उसके बाद में तय करते हैं, या सिर्फ रिकॉर्डिंग के समय बुलवा करके साजिंदों को बता दिया जाता है कि ये किया जाएगा, म्यूजिक अरेंजर करता है, या जो आप जैसा म्यूजिक डायरेक्टर जो है वही करता है ये सब चीजें? एक्चुअली आजकल का ट्रेंड कुछ अजीब हो गया है, क्योंकि हम जो पुराने जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो अपना ऑर्केस्ट्रा हम खुद बनाते थे, लेकिन आजकल वो गाने वो म्यूजिक डायरेक्टर बना के वो अरेंजर को सौंप देता है। ये एक्चुअली इंडिविजुअल अपनी अपनी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अरेंजर को सौंप देते हैं तो वो अपना ऑर्केस्ट्रा कुछ भी बना देते हैं। इसीलिए आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा और भी चल गया है कि बस डांस करना शुरू होना चाहिए, चाहे गाने के बोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके इंटरल्यूड्स होंगे या ऑर्केस्ट्रा होगा, उसमें डांस करना शुरू हो जाता है। फिर आपने देखा होगा पिक्चराइज करते वक्त के गाना हीरो हीरोइन उनके साथ ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसमें और लड़कियां भी दूसरी आ जाती हैं, लड़के भी दूसरे आ जाते हैं। इसी तरह उसमें इंटरल्यूड्स में कोरस वॉइसेस आ जाते हैं और वो बाकायदा वही लफ्ज़ वो दोहराने लग जाते हैं, हालांकि वो डुएट डांस मतलब गाना है, लेकिन उसमें सब ये हिस्सा लेने लग जाते हैं पिक्चराइजेशन में भी। तो अजीब किस्म का ट्रेंड है। अब मेरा ख्याल है अब जो इसका एक्सक्यूज़ लेते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो एंटरटेन कर रहे हैं, किसी तरह आँखों को और कानों को बस ठीक लगना चाहिए। तो अब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, अब क्या कहा जाए। एक सवाल, अभी चूंकि आपने राजेंद्र सिंह बेदी साहब का जिक्र किया, बड़ी ही जानदार शानदार शख्सियत रही और बड़ा नाम रहा उनका भी, और एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का, उनके सिलसिले में तो आपने बहुत सारी बातें बताई। हम चाहेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी साहब से कैसे आपकी मुलाकात हुई और फिर कैसे उनके साथ में आपका काम शुरू हुआ, थोड़ा इसके बारे में भी बयां कीजिए। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि राइटर्स के साथ मेरा ख़ास उन्स रहा है, तो हमेशा मैं मिलता ही रहता था। तो बेदी साहब को भी मैं हमेशा मिलता रहता था। तो फिर इन्होंने ये आंखें देखी जब फिल्म बनाने का सोचा, तो उन्होंने कहा इसका म्यूज़िक आप दीजिए। ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया, सोना रे तुझे कैसे मिलूं। तो बेदी साहब इसकी जाके शूटिंग करके आए, 3-4 दिन लगा के आए शूटिंग के, और फिर बाद में रशीज देखे तो उन्होंने कहा नहीं कौशिक साहब, मैं तो फिर दोबारा मैं तो इसको पिक्चराइज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहे नहीं, ऐसा गाना कोई बार बार थोड़ी मिलता है। तो वो दोबारा उसको जाके फिर पिक्चराइज करके आए, तब उनकी सेटिस्फेक्शन हुई। क्या तो ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर इनके बारे में एक और गाना मैं जो इसके बाद में सुनाऊंगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये गाना उन्होंने कहा भाई हम, क्योंकि ये आंखें देखी कहानी है, वो ब्रिटिश पीरियड की कहानी है। तो उस वक्त प्रभात फेरी, जैसे आपको भी पता है, हम जब निकालते थे तो प्रभात फेरी की सिचुएशन में मैं ये गाना यूज़ करना चाहता हूँ। तो उस वक्त ये उठ जाग मुसाफिर भोर भई हम बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं। तो कहने लगा, मैंने कहा हाँ, एक तो ट्रेडिशनल उसकी ट्यून है जो कि तकरीबन राग भीम पलास में है। मैंने बताया उनको, मैं इसी तरह वो उस राग में है। तो वो मैंने गुनगुनाया तो वो भी समझ गए, हाँ वो भी उन्होंने भी सुनी हुई थी, क्योंकि उन दोनों इसकी उसी तरह सब गाते थे। तो फिर मैंने कहा मैं इस पे वर्क करके फिर बताता हूँ। तो मैंने वर्क किया, फिर मैंने जोगिया कालिंगड़ा में दूसरी फिर मैंने इसको ट्यून किया। तो फिर मैंने उनको वो ट्यून पहले उनकी जो मतलब ट्रेडिशनल वाली वो सुनाई, फिर ये मैंने जोगिया कालिंगड़ा ये इसकी ट्यून ये सुनाई। कहा ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि एक तो सिचुएशन हमारी प्रभात फेरी की है, तो सुबह का राग होना चाहिए। और फिर मैंने उनको कुछ और आइडियाज़ मैंने बताए। तो हालांकि ही बीइंग डायरेक्टर
वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में नहीं आया। तो ही लाइक माई ऑल आइडियाज़। मसलन मैंने कहा कि देखिए मैं इसमें जैसे प्रभात फेरी से पहले प्रोसेशन वो होने से पहले उसमें पहले एक आदमी आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा लालटेन लेके, क्योंकि सुबह सुबह पॉपट से पहले वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तो मैं कोरस वाइज मैंने कहा एक एक हमिंग करके दो दो ऐड करता जाऊंगा, और उसके बाद में मैं एक ओनली वन फीमेल वॉइस आई वांट टू कीप, और वो उसमें वर्डिंग नहीं गाएगी, वो ओवरलैपिंग अलाप करेगी, तो वो भारत माता की आवाज़ उसकी सोल की। शिक्षक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दिलचस्प बातें हुई आपसे और आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सरगम के सितारे श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम और हमारे आज के सरगम के सितारे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार जेपी कौशिक। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया कैलाश नाथ वर्लीकर ने। प्रस्तुति सहयोग आशा नायगम का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे। राम राम जी। वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल मिशन हरियाणा ने करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी। घंटी जरूर दाब दियो ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप द्वारा सप्ताह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।